Hi, welcome to this very useful and interesting session of understanding very short passage. इसका एक वीडियो पहले भी जा चुका है. आज ये सेकेंड पार्ट हम लोग कर रहे हैं. दिस इज द सेकेंड पार्ट. पहले वाले में हम लोगों ने 3 पैसेज को डिस्कस किया था. आज ये पैसेज नंबर 4 है. इसमें कोई टेक्निक इन्वॉल्व नहीं है, कोई रूल्स, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. दिस इज सिंपली बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग. छोटे छोटे पैसेज दिए गए हैं और उसी के अगेंस्ट में ये ऑप्शंस भी हैं. जो ऑप्शन बेस्ट लगता है वही तुम्हारा आंसर होगा. तो देखते हैं पहले पैसेज के और ऑप्शंस के वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं जो वर्ड का मीनिंग जानना चाहिए. पैसेज में पहला वर्ड है शिफ्ट, मैन्युफैक्चरिंग, ओरिएंटेशन. ये वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हें जानना चाहिए. एक और है यहाँ पे असेंबली लाइन, रादर दैन को भी बताऊंगा. नीचे में ऑप्शंस में जो वर्ड है बैलेंस्ड, एग्जिस्ट, इंटरपर्सनल, स्किल वर्ड पिछले सेशन में भी डिस्कस किया गया है. कौशल के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्किल. ऑर्गेनाइजेशन यू शुड नो, इग्नोर, ऑब्जेक्ट्स, डील विथ. इतने वर्ड्स हैं या टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग जानना चाहिए. पहला वर्ड है शिफ्ट. शिफ्ट का 2 मीनिंग होता है. अगर वर्ब के रूप में यूज करते हो तो स्थान परिवर्तन करना, जैसे मैं पटना से दिल्ली शिफ्ट हो गया. और अगर नाउन के रूप में यूज करते हैं तो शिफ्ट का मतलब पाली भी होता है. जैसे आज मेरी ड्यूटी मॉर्निंग शिफ्ट में है, कल मेरी ड्यूटी इवनिंग शिफ्ट में होगी. शिफ्ट का एक और मतलब होता है नाउन के रूप में. चेंज के लिए भी हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं. जैसे ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, बाइक का गियर चेंज करो या कार का गियर चेंज करो. बट इफ़ यू गो थ्रू द मैनुअल ऑफ ऑटोमोबाइल तो वहाँ पे लिखा रहता है गियर इज शिफ्टेड. गियर बदलने के लिए शिफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है. मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन करना. उसी से बना हुआ वर्ड है मैन्युफैक्चरिंग. फिर एक वर्ड है ओरिएंटेशन. ओरिएंटेशन के लिए अगर हिंदी वर्ड हम यूज़ करें एकदम अच्छी हिंदी तो उन्मुखता होता है. हमारा झुकाव जिस तरफ होता है, झुकाव के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ओरिएंटेशन. जैसे उसका ओरिएंटेशन मैथ की तरफ है और मेरे भाई का ओरिएंटेशन लिटरेचर की तरफ है, झुकाव. फिर यहाँ पे एक वर्ड है रादर दैन का मतलब अपेक्षाकृत. हिंदी वर्ड इसके लिए है अपेक्षाकृत. कभी कभी 2 चीज़ों के बीच में जब हम कंपैरिजन करते हैं वहाँ पे रादर दैन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे एक टर्म है असेंबली लाइन. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में असेंबली लाइन होता है. असेंबल का मतलब इकट्ठा करना, जमा करना. जहाँ पे सारे पार्ट्स एक जगह पे आते हैं और उसको असेंबल करके एक नई चीज़ बनाई जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड असेंबली लाइन. दैट एरिया इन द फैक्ट्री इज कॉल्ड असेंबली लाइन. ठीक है. नीचे देखते हैं बैलेंस्ड का मतलब होता है संतुलित. एग्जिस्ट का मतलब होता है पाया जाना. एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में रहना या पाया जाना. फिर इंटरपर्सनल का मतलब आपसी. एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं इंटरपर्सनल. स्किल का बताया कौशल, स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास. ऑर्गेनाइजेशन तो वही, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स संगठन. ठीक है. इग्नोर का मतलब होता है ध्यान ना देना. फिर एक वर्ड है डील विथ. एक फ्रेजल वर्ब होता है डील इन और एक फ्रेजल वर्ब है डील विथ. दोनों में डिफरेंस है. पहले वाले में प्रीपोजिशन इन है तो डील इन का मतलब होता है व्यापार करना. जैसे ही डील्स इन शुगर, वह चीनी का व्यापार करता है. और डील विथ का मतलब होता है व्यवहार करना. माई बॉस डील्स विद मी नाइसली. मेरे जो बॉस हैं मेरे से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग डील विथ यूज़ करते हैं. तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और टर्म्स जिनका डिस्कशन जरूरी था
before explaining the passage. Now we come to passage number 4. There is a shift in our economy from a manufacturing to a service orientation. इन दिनों हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आया है और इसका झुकाव उत्पादन के तरफ से हटकर किधर चला गया है, सर्विस सेक्टर की तरफ चला गया है। अगर अभी हम जीडीपी की बात करें, इंडिया के जीडीपी की बात करें, तो करीब 63% जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का है। सर्विस सेक्टर में क्या आता है, जैसे रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीकम्युनिकेशन, टीचिंग या एडुकेशन, ये सब सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है टू इंडियन इकॉनमी वो काफ़ी बढ़ गया है। द इंक्रीज इन सर्विस सेक्टर विल रिक्वायर द मैनेजर्स टू वर्क मोर विद पीपल। अब चूँकि सर्विस ओरिएंटेशन बढ़ा है हमारे मैन्युफैक्चरिंग, हमारे इंडस्ट्री में या हमारे इकॉनमी में, तो जो मैनेजर्स हैं उनको अब क्या करना होगा, उनको अब लोगों के साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। सर्विस किसको दी जाएगी, सर्विस लोगों को दी जाएगी, तो मैनेजर्स को अब लोगों के साथ ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अपेक्षाकृत पार्ट पुर्जों के या वैसी वस्तुओं के जो असेंबली लाइन में पाई जाती है। मतलब मैनेजर्स को अब जो स्किल डेवलप करना होगा वो लोगों को डील करने का स्किल ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा। अगर हम मुकाबला करें किससे, तो असेंबली लाइन में जो पार्ट पुर्जे होते हैं उनसे डील करने के या उन वस्तुओं से डील करने के। मीन्स लोगों के प्रति अब ज़्यादा संवेदनशीलता डेवलप करनी पड़ेगी मैनेजर्स को। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस पैसेज। अब क्वेश्चन कहता है कि ये जो पैसेज दिया गया है वो किस स्टेटमेंट को सबसे अच्छे तरीके से सपोर्ट करता है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज विच शुड बी द इन्फरेंस। पहला है मैनेजर्स शुड हैव ए बैलेंस्ड माइंड। ए में कहता है कि मैनेजर्स का दिमाग संतुलित होना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है कि जो मैनेजर्स हैं उनका दिमाग संतुलित है या असंतुलित है। तो ये चूंकि पैसेज में नहीं है इसीलिए ए मेरा आंसर नहीं होगा। ए को हम लोग सेफली एलिमिनेट कर सकते हैं। कमिंग टू ऑप्शन नंबर बी, असेंबली लाइन विल एग्जिस्ट इन सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन। सर्विस से रिलेटेड जो संगठन होंगे उनमें क्या होगा, उनमें कहता है कि असेंबली लाइन पाया जाएगा। ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, सर्विस के लिए असेंबली लाइन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पार्ट पुर्जों को जोड़ना नहीं है बल्कि लोगों को डिलीवर करना है अपनी सर्विस। तो प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल और ये ऐसा पैसेज में भी नहीं बोला गया है, इसीलिए बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल स्किल्स विल बिकम मोर इम्पॉर्टेंट इन द फ्यूचर वर्क प्लेस। आने वाला जो हमारा कार्य स्थल होगा उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, आपसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से कैसा व्यवहार है। तो ये जो गुण है, ये जो कौशल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। ये बात सही है क्योंकि ऐसा होने वाला है जबकि हमारे इकॉनमी में सर्विस ओरिएंटेशन बढ़ा है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये मेरा आंसर होगा। बट फिर देखते हैं ऑप्शन डी को, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस इग्नोर इम्पॉर्टेंस ऑफ पीपल। उत्पादन से जुड़े हुए जो संगठन हैं या जो संस्थाएं हैं वो लोगों के महत्व को कम करके आंकती हैं या उनके तरफ ध्यान नहीं देती। ऐसा कहीं लिखा गया नहीं है पैसेज में, इसीलिए डी भी मेरा आंसर नहीं होगा। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर ई, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस विल नॉट डील विद ऑब्जेक्ट्स एंड थिंग्स। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन वस्तुओं के साथ या चीज़ों के साथ डील नहीं करेगा, ऐसा भी कहीं पैराग्राफ में या पैसेज में लिखा हुआ नहीं है। तो इसीलिए ये ज़रूर है कि सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा फोकस लोगों की तरफ रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर भी ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ऑनलाइन टीचिंग प्रोवाइड करते हैं किसी को, तो चीज़ों की तो ज़रूरत है ना, उसके लिए लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, कैमरा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी उतना रेलेवेंट
ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए ई भी मेरा आंसर नहीं होगा। ई को भी हम एलिमिनेट करेंगे एंड द ओनली वैलिड स्टेटमेंट इज सी, जो कि इस पैसेज पर बेस्ड है। तो इसका आंसर होगा सी। एक बार ठीक से अच्छे तरीके से इसको पढ़ना और फिर खुद समझने की कोशिश करना। हालांकि ऑन माई पार्ट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट इन अ वे कि तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो या पूछ सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, पैसेज नंबर 5। ये बहुत छोटा है, मज़ेदार भी है। ये एक दिस इज़ ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए मैन एंड ए वुमैन। उनके बीच में एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। इसमें देखते हैं वर्ड या टर्म्स कौन कौन से हैं। एक तो है फिश आउट ऑफ वाटर। ये एक तरह का ईडियम टाइप की चीज़ यहाँ पे दी हुई है, फिश आउट ऑफ वाटर। उसके बाद और कोई वर्ड ऐसा नहीं है जो मुश्किल है। अनकंफर्टेबल टिक कर सकते हैं। टायर्ड यू मस्ट बी नोइंग, जानते ही होगे। एक और यहाँ पे है यूज टू, ठीक है। सिंपल पैसेज है, इसको तुम खुद भी बना सकते हो। फिश आउट ऑफ वाटर, मछली को जब पानी से निकाल दिया जाता है तो कैसी स्थिति रहती है, छटपटाने लगती है मछली। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे अनकंफर्टेबल मीन्स जो आरामदायक नहीं है। कंफर्टेबल का अपोजिट वर्ड है। टायर्ड मीन्स थका हुआ। फिर एक अच्छा यहाँ पे टर्म है यूज टू। यूज टू का मतलब आदि। आदि का मतलब जिसकी आदत लग जाए। जैसे आई एम यूज टू टेकिंग मॉर्निंग टी, सुबह चाय पीने का मैं आदी हूँ, तो वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो यही 3-4 थे जो डिस्कस किया गया। अब देखते हैं कि क्या कन्वर्सेशन है। एक व्यक्ति पूछता है एक दूसरी लेडी से, हाउ इज़ योर न्यू जॉब गोइंग, नई नौकरी कैसी चल रही है। तो वो वुमेन लेडी बताती है, नॉट सो वेल, उतनी अच्छी नहीं। आई फील लाइक फिश आउट ऑफ वाटर इन दैट जॉब। नौकरी तो ऐसी है कि मैं इसमें बहुत छटपट कर रही हूँ, बहुत मुश्किलों का सामना कर रही हूँ। ये जवाब है औरत का। अब क्वेश्चन पूछता है कि बाय सेइंग दिस, ये जो स्टेटमेंट है वुमेन का, उसका क्या मतलब है। स्टेटमेंट ए कहता है शी डज नॉट लाइक द फिशिंग इंडस्ट्री, वो मत्स्य उद्योग को पसंद नहीं करती। मत्स्य उद्योग मतलब मछली से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड फिशिंग इंडस्ट्री और मत्स्य उद्योग, ठीक है। उसकी बात कहीं पर नहीं की गई है कि मछली का जो उद्योग है वो पसंद नहीं है, इसीलिए ए मेरा आंसर नहीं होगा। देन वी कम टू बी, शी फील्स अनकंफर्टेबल एट वर्क, ठीक है। अब देखो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब छटपटाहट, कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, तो इसीलिए बी मेरा आंसर हो सकता है। बट लेट अस एग्जामिन ऑप्शन सी एंड डी ऑल्सो। सी में क्या है, शी इज़ वेरी टायर्ड, वो बहुत थकी हुई है। ऐसा कहीं भी ना तो पैसेज में लिखा गया है और न ही उसके बाद से ऐसा पता चलता है, तो सी भी मेरा आंसर नहीं होगा। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर डी, शी इज़ टेकिंग टाइम टू गेट यूज टू द न्यू जॉब। नई नौकरी में आदी होना या नई नौकरी में अपने को ढालने में उसे समय लग रहा है, ये कहता है स्टेटमेंट डी। लेकिन ऐसी कोई बात उस वुमेन ने नहीं कही है कि मुझे समय लग रहा है, तो इसीलिए डी भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो द ओनली वैलिड स्टेटमेंट इज बी, और मेरा आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा बी, ठीक है। ये था पैसेज नंबर 5, वेरी शॉर्ट पैसेज, बट इसका आंसर थोड़ा टिकलिश होता है। यू विल हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टिकिंग द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पैसेज नंबर 6, ये लंबा पैसेज है, देखते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं।
पहला तो है एजेस, फिर है सिविलाइजेशन, नेक्स्ट है प्रोवाइड, फिर एक वर्ड है लग्जरी, आर्टिस्ट, पैट्रोनेज, फेलो सिटीजन्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये एक अच्छा टर्म है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, फिर है सीडेड, नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन, नीचे देखते हैं अकाउंटेबल, लग्जूरियस भी देख सकते हैं, फिर नेक्स्ट वर्ड इज बेनिफिशियरी, नेक्स्ट इज कैपेबल, रेजिंग, कॉन्ट्रीब्यूट, हाँ कॉन्ट्रीब्यूट और ग्रोथ। जो वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं पहले उसके मीनिंग को समझते हैं, थ्रू आउट को भी अंडरलाइन कर लेते हैं। थ्रू आउट का मतलब होता है पूरा, समूचा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड थ्रू आउट। जैसे थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने जीवन भर में पूरे समय, वहाँ पे हम लोग थ्रू आउट द जर्नी, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं कवरिंग द इंटायर पीरियड। यहाँ पे एक वर्ड है एज। एज का मतलब उम्र होता है, एजेस लिखा हुआ है तो युग के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं या काल के लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। एजेस युग या काल। फिर एक वर्ड है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन तुम लोग जानते होगे सभ्यता। कल्चर मीन्स संस्कृति और सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। हिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रोवाइड का मतलब होता है देना या प्रदान करना। लग्जरी मीन्स सुख सुविधा, आराम, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लग्जरी। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। एक अच्छा वर्ड है पैट्रोनेज। पैट्रोनेज की हिंदी होती है संरक्षण। संरक्षण, जैसे मुंबई के बारे में कहा जाता है कि जो अंडरवर्ल्ड है उसको मुंबई पुलिस का पैट्रोनेज प्राप्त है। मुंबई पुलिस के संरक्षण में वे लोग हैं, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं पैट्रोनेज। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। फेलो सिटीजन्स। फेलो सिटीजन्स मीन्स साथ रहने वाले जो नागरिक हैं उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं फेलो सिटीजन्स। क्लास फेलो, एक वर्ड है ना क्लास फेलो, क्लास में तुम्हारे साथ पढ़ने वाला। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये एक टर्म है, मीनिंग देयर बाय जीवन स्तर। जैसे जब आदमी अमीर बनता है तो उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, उसका जीवन स्तर ऊपर उठ जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे एक वर्ड है सीड। सीड का मतलब होता है, वैसे तो होता है बीज, अगर नाउन के रूप में हम यूज़ करते हैं तो सीड का मतलब बीज, लेकिन अगर वर्ब है तो बीज बोना। वर्ब के रूप में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, बीज बोना। फिर है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तुम लोग जानते होंगे औद्योगिक क्रांति। तो ये थे पैसेज से में जो दिए गए वर्ड्स थे, उनके मीनिंग को बताया गया तुम्हारे लिए। नेक्स्ट ऑप्शन में देखते हैं अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल के लिए दूसरा वर्ड है अकाउंटेबल। लग्जूरियस, लग्जरी से भरी हुई जो जिंदगी होती है, विलासितापूर्ण जिंदगी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लग्जूरियस लाइफ। ठीक है। फिर एक वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिट मीन्स होता है फायदा या लाभ, लाभ, और बेनिफिशियरी मीन्स होता है लाभार्थी। जिसको लाभ मिलता है उसको हम लोग कहते हैं बेनिफिशियरी। जैसे प्रधानमंत्री के इस योजना का वह लाभार्थी है, इसका बेनिफिट उसे मिल रहा है। फिर एक वर्ड है कैपेबल। कैपेबल मीन्स होता है सक्षम, किसी काम को करने में योग्य, उसके लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं कैपेबल। रेस का मतलब होता है उठाना। RAISE, रेज। रेज मीन्स उठाना, और उसी का V4 वहाँ पे यूज़ किया गया है। और फिर एक वर्ड है कॉन्ट्रीब्यूट। कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है योगदान करना।
हेल्प करना, सहयोग करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं कंट्रीब्यूट, योगदान करना। और ग्रोथ का मतलब होता है विकास या वृद्धि। तो इतने वर्ड्स थे इस पैसेज में जो एक्सप्लेन किए गए तुम्हारी सुविधा के लिए। नाउ वी डिस्कस द पैराग्राफ। ठीक से समझना, लंबा थोड़ा पैराग्राफ है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है। थ्रू आउट द एजेस द बिजनेसमैन हैज़ हेल्प्ड बिल्ड सिविलाइजेशंस, ग्रेट सिटीज़। पूरे काल में अगर देखा जाए तो जो व्यवसायी हैं उन लोगों ने बहुत मदद की है हमारे सभ्यता के बड़े बड़े शहरों को बनाने में। उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सभ्यता, हमारी सभ्यता में जो बड़े बड़े शहर बने हैं उसमें व्यवसायियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन लोगों ने क्या किया है? दे प्रोवाइडेड पीपल विद लग्जरीज। उन लोगों ने लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। जैसे गर्मी है, बहुत गर्मी है, एसी खरीदना है तो तुम कहाँ जाओगे? मेरे पास आओगे क्या? बीइंग ए टीचर आई विल नॉट बी एबल टू प्रोवाइड यू विद एन एयर कंडीशनर। तुम कहाँ जाओगे? तुम इलेक्ट्रॉनिक का जो बिजनेसमैन है उसके पास जाओगे। तो बिजनेसमैन लोगों ने हमें सुख सुविधाएं प्रदान की हैं। साथ ही साथ उन लोगों ने कलाकारों को संरक्षण दिया है। कलाकारों को आर्थिक सहायता, उनके जीवन यापन करने में मदद, ऐसा बिजनेसमैन लोग करते हैं। और साथ ही और क्या करते हैं? एंड लिफ्टेड हिज फेलो सिटीजन्स टू अंडरस्टैंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और साथ में रहने वाले नागरिकों को वो ये भी बताते रहते हैं कि जीवन स्तर भी कोई चीज़ है, मेहनत करो, पैसे कमाओ और अपने लाइफ स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाओ। ऐसा करने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं। बिजनेसमैन का ये कंट्रीब्यूशन है। क्या क्या एक बार फिर बता दें। उन लोगों ने शहरों को बसाने में मदद की, नंबर 1। लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं बिजनेसमैन। कलाकारों को संरक्षण देते हैं बिजनेसमैन। साथ ही साथ नागरिकों को ये भी बताते हैं कि जीवन स्तर को कैसे ऊपर बढ़ाया जाए। इन द लास्ट फ्यू सेंचुरीज द बिजनेसमैन हैज सीडेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अराउंड द वर्ल्ड। पिछले कुछ सदियों की अगर बात करें, पिछले कुछ सालों, 100 सालों की अगर हम बात करें, तो इन्हीं व्यवसायियों ने पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति का बीज भी बोया है। तो ये था बिजनेसमैन के बारे में और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस अभी तक रहा है उसके बारे में एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पैसेज। ठीक है, पैसेज को अच्छे तरीके से अगर समझ गए होगे तो फिर आंसर को टिक करना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। कहता है कि बिजनेसमैन के बारे में जो बातें कही गई हैं पैराग्राफ में, तो कौन सा 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही साबित होता है या उस पर लागू होता है। देखते हैं। पहला, बिजनेसमैन इज अकाउंटेबल टू द सोसाइटी। बिजनेसमैन समाज के प्रति उत्तरदायी है या जिम्मेदार है। ठीक है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये होता है कि समाज में कुछ भी अच्छा बुरा होगा उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा? बिजनेसमैन को। बट दिस इज नॉट द केस। हाँ, सोसाइटी में उनका कंट्रीब्यूशन है, बट इट डज नॉट मीन कि वो समाज के प्रति उत्तरदायी हैं। तो ए मेरा आंसर नहीं होगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं। देन वी कम टू स्टेटमेंट बी। बिजनेसमैन लिव्स लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ। जो व्यवसायी होते हैं वो सुख सुविधाओं से भरी हुई ज़िंदगी, आरामदेह ज़िंदगी गुजारते हैं। कुछ बिजनेसमैन लोग ऐसा करते भी होंगे, बट ऐसा पैसेज में लिखा हुआ नहीं है, नंबर 1। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, अगर हम लोग मार्केट सर्वे करें, तो बिजनेसमैन अगर पैसा कमाते हैं तो उसका मज़ा उनके फैमिली वाले ज़रूर लेते हैं, बट बिजनेसमैन को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दिन भर 10 तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो स्टेटमेंट बी उतना सही नहीं है। मतलब लग्जूरियस और कंफर्टेबल लाइफ हर बिजनेसमैन के नसीब में नहीं होता, तो इसीलिए बी भी मेरा आंसर नहीं होगा। देन स्टेटमेंट सी, बिजनेसमैन इज द बेनिफिशियरी ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो औद्योगिक क्रांति पूरी दुनिया में आई उसके ये लाभार्थी रहे हैं।
ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात जरूर की गई है स्टेटमेंट में, लेकिन उसमें कहा गया है कि इन लोगों ने इसका बीज बोया, औद्योगिक क्रांति का बीज इन लोगों ने बोया और जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिला। उसमें साफ साफ ये नहीं लिखा हुआ है कि यही लोग इसके बेनिफिशियरी थे, तो इसीलिए सी भी मेरा आंसर नहीं होगा। देन डी, बिजनेसमैन इज केपेबल ऑफ रेजिंग हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। व्यवसायी लोग समर्थ हैं, यहाँ पे केपेबल का मतलब समर्थ है, समर्थ हैं अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने में। ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है या होगा भी, बट इसका मेंशन इस पैसेज में नहीं किया गया, और चूंकि इस पैसेज में ये बात नहीं कही गई है इसीलिए हम लोग इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देंगे और डी भी मेरा आंसर नहीं होगा। नाउ स्टेटमेंट ई, द लास्ट स्टेटमेंट, बिजनेसमैन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। ये बात यहाँ पे सही लिखी गई है कि बिजनेसमैन हैज़ हेल्प्ड बिल्ड सिविलाइजेशंस ग्रेट सिटीज़, तो उन लोगों का ये बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रहा है और इसीलिए ई मेरा आंसर होगा। कई जगह पे इसमें कन्फ्यूज़न भी हुआ होगा, तुमको लगा होगा कि ये वाला भी सही है लेकिन अगर इसको टिक करते तो गलत हो जाता। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात वहाँ पे की गई है, आंसर में भी दिखा है, तो तुमको लगा होगा कि ये भी सही हो सकता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की भी बात की गई है पैसेज में और इस ऑप्शन डी में भी दिखाई पड़ रहा है, तो तुमको लगा होगा कि ये भी सही हो सकता है, बट फाइनली ई इज़ द करेक्ट आंसर। देखो ये जो क्वेश्चन बनाया गया है इसमें जानबूझकर क्या किया गया है कि जो पैसेज के वर्ड्स हैं उसको अलग अलग ऑप्शन में एक तरह से स्प्रिंकल कर दिया गया, छीट दिया गया है। ऑप्शन बी में भी कोई वर्ड या टर्म ऐसा मिलेगा जो पैराग्राफ में है, पैसेज में है, सी में भी तुमको देखने को मिलेगा, और उससे क्या मन में आता है, जैसे ही हम लोग पैसेज के वर्ड को ऑप्शन में देखते हैं ना, हम लोगों को लगता है कि यही आंसर होगा, यही बात पैसेज में भी कही गई होगी, बट पैसेज में उसका मीनिंग दूसरा होता है और ऑप्शन में उसको कुछ दूसरे अर्थ में लिया जाता है, तो इससे सावधान रहना। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दीज वेरी शॉर्ट पैसेजेस, इसमें ट्रैप करने के लिए सफिशिएंट स्कोप है, राइट। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पैसेज, पैसेज नंबर 7। देखो ये भी बहुत मज़ेदार पैसेज है, बट बिफोर डीलिंग विद दिस पैसेज आई वुड रिक्वेस्ट यू कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है और इससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है इंग्लिश में, जो मेजर पोर्शन भी कवर करता है और जिसमें हम लोगों को बहुत डर भी लगता है, हम लोग इसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते सिर्फ डर की वजह से। अगर प्रैक्टिस किया जाए तो कॉम्प्रहेंशन बेस्ट पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, जिसमें कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो एग्ज़ाम में तुमको जो भी मिलेगा उसी समय पढ़कर समझना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रहेंशन यू आर सपोज टू टिक द आंसर करेक्टली। यही है डिमांड कॉम्प्रहेंशन का, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग इससे डरते हैं और इसमें ठीक परफॉर्म नहीं कर पाते। I would request all of you to share this class, to share this video to as many people as possible. ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ताकि इसका मैक्सिमम फ़ायदा उन लोगों को मिल सके। Now coming to passage number 7, ये बड़ा मज़ेदार है। इसमें पहले वर्ड्स को टिक करते हैं। स्पेंड, यू नो, स्पेंड तो तुम लोग जानते होगे, बिताना, फिर भी टिक कर देता हूँ। यहाँ पे है टॉसिंग एंड टर्निंग, इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे एक टर्म है इजी, साउंड, रिफ्रेश्ड, एनर्जाइज्ड, ड्रग्ड अप, हैंगओवर, इतने वर्ड्स थे पैसेज में। नीचे में रेस्टफुल, स्लम्बर, चलो इतने वर्ड्स हैं। अब देखते हैं। स्पेंड का मतलब बिताना, दिन बिताना, रात बिताना, समय बिताना,
उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं स्पेंड। स्पेंड का मतलब खर्च करना भी होता है, स्पेंड द मनी। फिर है टॉसिंग एंड टर्निंग, ये एक अच्छा टर्म है, इसका मतलब होता है करवटें बदलते रहना। टॉसिंग एंड टर्निंग, करवटें बदलना, ठीक है। यहाँ पे एक टर्म है इजी, ये एक प्रोडक्ट का नाम है जिसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट किया गया है इन लाइंस के थ्रू। इजी एक तो आता है ना, डिटर्जेंट है, लिक्विड डिटर्जेंट, उसकी स्पेलिंग ये है EZEE, बट यहाँ पे है EEZY। फिर एक वर्ड है साउंड। साउंड का मतलब हम लोग जानते हैं आवाज़, लेकिन साउंड का मतलब अच्छा भी होता है, जैसे ही हैज़ साउंड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य अच्छा है। साउंड बैकग्राउंड, साउंड नॉलेज, तो अच्छा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एज एन एडजेक्टिव साउंड। और वेकअप का मतलब जगना होता है। रिफ्रेश्ड का मतलब तरोताजा, ये वर्ड तुम लोगों ने सुना होगा हिंदी में, तरो ताजा। एनर्जाइज्ड का मतलब ऊर्जावान। फिर एक वर्ड है यहाँ पे ड्रग्ड अप, ड्रग का मतलब दवा, नशीली दवा के लिए हम लोग ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं, और ऐसे बीमारी के लिए हम लोग मेडिसिन यूज़ करते हैं। हैंगओवर, हैंगओवर का मतलब होता है खुमारी, ये एक उर्दू वर्ड है। खुमारी मीन्स आफ्टर इफेक्ट, जैसे अगर कोई आदमी शराब पी के सोता है और ज़्यादा शराब उसने पी ली, तो मॉर्निंग में भी जब उठेगा तो माथा उठा उसका भारी लगता है, ही फील्स हैवीनेस, और तब बोलता है कि अभी हैंगओवर बाकी है। तो हैंगओवर का मतलब खुमारी। रिमेंबर इजी व्हेन यू नीड दैट स्लीप, ठीक है। नीचे में है रेस्टफुल का मतलब आरामदायक, रेस्ट से बना हुआ ये एडजेक्टिव है रेस्टफुल। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्लम्बर, नींद के लिए। एडेड, एडेड का मतलब अतिरिक्त, एडेड मीन्स होता है एडेड कॉन्फिडेंस, अतिरिक्त आत्मविश्वास उसके लिए। और मेमोरी मीन्स याददाश्त। तो दीज आर द वर्ड्स जो कि इस पूरे क्वेश्चन में इन्वॉल्व हैं। अब हम लोग मीनिंग समझते हैं, पैसेज का क्या मीनिंग है। कहता है डोंट स्पेंड द नाइट टॉसिंग एंड टर्निंग, करवटें बदलते हुए रात मत गुजारिए। टेक इजी फॉर ए साउंड स्लीप, इजी जो प्रोडक्ट है, हो सकता है टैबलेट हो सकता है सिरप हो, जो भी हो, कहता है कि इजी ले लीजिए अच्छी नींद के लिए। यू विल वेक अप रिफ्रेश्ड एनर्जाइज्ड विद नो ड्रग्ड अप हैंगओवर, और जब आप सुबह उठेंगे तो बिल्कुल तरोताज़ा रहेंगे, ऊर्जावान रहेंगे, और नींद की जो दवा आपने ली इजी के रूप में, उसकी कोई खुमारी भी नहीं रहेगी। रिमेंबर इजी व्हेन यू नीड दैट स्लीप, अगर इस तरह की अच्छी नींद आपको चाहिए तो हमेशा इजी को याद रखिए। तो ये एडवर्टीजमेंट के लाइंस थे जिसमें इस प्रोडक्ट इजी को प्रमोट किया गया है, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लेम ऑफ इजी। कहता है एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे नॉट पे ध्यान देना, अगर इसको मिस करोगे तो आंसर गलत भी हो जाएगा। कहता है कि नीचे जो 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जिसका दावा इजी नहीं करता, ठीक है। इजी ऑप्शन 1 है, इजी रात के अच्छी नींद का दावा करता है। सही कि गलत? सही है। ऐसे पहले देखते हैं कि ये दावा इजी करता है, ठीक है। सेकेंड, ए रेस्टफुल स्लम्बर, आरामदायक नींद, इसका भी दावा इजी करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। एडेड एनर्जी, अतिरिक्त ऊर्जा, यहाँ पे लिखा हुआ है एनर्जाइज्ड, तो इसका भी दावा इजी करता है। और फिर डी है गुड मेमोरी, अच्छी याददाश्त, तो इजी का जो दावा है वो याददाश्त से संबंधित नहीं है, कहीं पर भी मेमोरी की बात पैसेज में नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि याददाश्त के लिए कोई दावा नहीं करता, ठीक है। इजी इस अच्छी याददाश्त का दावा नहीं करता। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आंसर हमको कौन सा टिक करना है कि इजी किस चीज़ का दावा नहीं करता।
इसका दावा करता है, इसका दावा करता है, इसका दावा करता है, इसका दावा नहीं करता। तो मेरा आंसर क्या होगा? सोच के इसमें टिक करेंगे हम लोग। आंसर होगा डी। अच्छी याददाश्त का दावा इजी नहीं करता। तो ये था पैराग्राफ या पैसेज नंबर 4 जिसको तुम्हारे लिए एक्सप्लेन किया गया। ठीक है। देन नेक्स्ट 8, ये वाला एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव पैसेज है जिसको देखते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ड हैं? ट्रांसफर तो तुम लोग जानते होगे, ट्रेडिशन यू नो, फिर भी जनरेशन, अप्लाई, फॉर्मर, मॉडर्न डेवलपमेंट, बियरर और वीकेंड, पैसेज में इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्रूशियल एक वर्ड है, एज एवर, पोटेंट, मीन्स। इतने वर्ड्स हैं जिसको एक्सप्लेन करते हैं। पहला वर्ड है ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरित करना या एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, जनरेशन मीन्स होता है पीढ़ी, अप्लाई का मतलब लागू होना, फॉर्मर मीन्स पहले, भूतपूर्व के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फॉर्मर। मॉडर्न डेवलपमेंट मीन्स आधुनिक विकास। बियरर, बियरर का मतलब कैरी करने वाला या ढोने वाला, बियरर। ट्रेडिशन मीन्स परंपरा, बता चुका। फिर यहाँ पे एक वर्ड है वीकेंड। एक वर्ड है वीक। वीक का मतलब कमज़ोर होता है और वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं वीकेंड। वीकेंड मीन्स कमज़ोर बनाना, कमज़ोर करना, उसी का पास्ट पार्टिसिपल है वीकेंड। ठीक है। ऑप्शंस में अगर हम देखें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स आर्थिक विकास, क्रूशियल मीन्स होता है अति महत्वपूर्ण, रोल मीन्स भूमिका। टेक्नोलॉजी को भी अगर मैं बताऊं तो टेक्नोलॉजी मीन्स तकनीक। एज एवर, एज एवर का मतलब हमेशा की तरह। पोटेंट मीन्स शक्तिशाली, ये एक अच्छा वर्ड है पोटेंट। इसी से वर्ड बनता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स जो कमज़ोर होते हैं, नपुंसक होते हैं, उनके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट। और मीन्स का मतलब होता है माध्यम। ठीक है। सो दीज आर द वर्ड्स। अब ऑप्शन ये स्टेटमेंट देखते हैं पैसेज में क्या लिखा है। द स्कूल हैज़ ऑलवेज बिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। शुरू से अगर देखा जाए तो ऐसा माना जाता है कि इस स्कूल जो है, विद्यालय, वो एक महत्वपूर्ण माध्यम है परंपराओं के पूंजी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में। जो हमारी परंपरा है, हमारी पीढ़ी से अगर अगली पीढ़ी में ये जाएगी तो इसमें स्कूल की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। दिस अप्लाइज टुडे इन एन इवन हायर डिग्री दैन इन फॉर्मर टाइम्स। और ये जो बात ऊपर लिखी गई है इस लाइन में, ये आज के समय में कहीं ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गई है। क्यों? इसके पीछे कारण बताया गया है, क्योंकि हमारे अर्थव्यवस्था का जो आधुनिक विकास हुआ है उसकी वजह से परिवार भी इस भूमिका को निभाता था पहले, लेकिन परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में परिवार की भूमिका कमज़ोर पड़ गई है इन दिनों। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है अर्थव्यवस्था का आधुनिक विकास। कैसे? तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि कैसे, ऐसा क्यों हुआ सर? तो मॉडर्न जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है उसकी वजह से परिवार टूट गए हैं। जॉइंट फैमिली डिसइंटीग्रेट हो गया है न्यूक्लियर फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हस्बैंड वाइफ, बच्चे, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग अगर हैं तो दिन भर उनके पास टाइम नहीं है, रात में थक कर आते हैं तो अपने बच्चों को एजुकेट नहीं कर पाते, तो परंपरा कहाँ से सिखा पाएंगे?
इसीलिए देखा जा रहा है कि परिवार की ये जो भूमिका पहले ज़माने में थी, जब हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, तो उसके मुकाबले आजकल ये भूमिका कमज़ोर पड़ गई है। सो दिस इज़ a beautiful passage, I should say, as far as the role of school and family are concerned. ठीक है, तो ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आ गया। अब देखते हैं कि पैसेज में क्या क्या कहा गया है। इसके ऑप्शंस में, स्टेटमेंट में क्वेश्चन क्या है कि दिस पैसेज बेस्ट सपोर्ट्स द स्टेटमेंट दैट फॉर ट्रांसफरिंग द वेल्थ ऑफ ट्रेडिशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, परंपरा की जो पूंजी है उसको एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने के लिए देयर आर मीन्स अदर देन द स्कूल, स्कूल के अलावा भी दूसरे साधन उपलब्ध हैं। इसको हम लोग कंसीडर करेंगे, ये मेरा आंसर हो सकता है, उस समय एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये मेरा आंसर होगा। सेकेंड में सेवरल डिफरेंट सोर्सेज मस्ट बी ट्राइड, इस काम के लिए अन्य स्रोतों को भी आजमाना चाहिए। यहाँ पे ट्राई का मतलब होता है आजमाना। ऐसी बात कहीं नहीं कही गई है कि दूसरे स्रोतों को भी या दूसरे तरीकों को भी आजमाना चाहिए, तो इसीलिए बी मेरा आंसर नहीं होगा। सी में है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लेज ए क्रूशियल रोल, जनरेशन ट्रेडिशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने में आर्थिक विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसी बात भी नहीं कही गई है। हाँ, एक जगह पे तुम कहोगे कि सर यहाँ पर तो लिखा हुआ है मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ इकॉनमी, तो अर्थव्यवस्था का जो आधुनिक विकास है उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किस चीज़ में? फैमिली को कमज़ोर बनाने में। फैमिली जो इस रोल को प्ले करती थी उसको कमज़ोर बनाने में इसने भूमिका निभाई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परंपरा को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने में भूमिका है, तो इसीलिए सी भी मेरा आंसर नहीं होगा। डी है मॉडर्न टेक्नोलॉजी मस्ट बी पुट टू यूज़, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ऐसी कोई बात पैसेज में मेंशन नहीं की गई है, नहीं कही गई है, इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन ई फैमिली एज एवर इज़ द मोस्ट पोटेंट मीन्स, हमेशा की तरह परिवार भी इस काम के लिए अभी भी सबसे शक्तिशाली माध्यम है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि परिवार इस मामले में कमज़ोर पड़ गया है, वीकेंड हो गया है, तो ई भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो वी आर लेफ्ट विद ऑप्शन ए, और इसको कंसीडर करते हैं कि वेदर दिस कैन बी आवर आंसर और नॉट। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस काम को करने के लिए, परंपरा की पूंजी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए स्कूल के अलावा दूसरे माध्यम भी मौजूद हैं। दूसरा माध्यम कौन सा है? दूसरा माध्यम है फैमिली। और ये बात ऊपर लिखी गई है कि भले ही फैमिली आजकल कमज़ोर पड़ गई है, बट दूसरे माध्यम के रूप में वो अभी भी अस्तित्व में है, अभी भी अवेलेबल है। सो आवर आंसर विल बी ए करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए। तो ये था डिस्कशन पैसेज 8 का। आज हम लोगों ने 5 पैसेज को डिस्कस किया, और अगर इस पर तुम ठीक से काम करोगे तो कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड जो डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, और इसमें तुम लोग अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। अगला सेशन भी इसी तरह का मज़ेदार सेशन होगा, जिसमें तुम क्या सीख पाओगे? वर्ड सीख पाओगे, कॉम्प्रहेंशन सीख पाओगे, पैसेज को हम लोग कैसे समझते हैं ये सीख पाओगे, इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन भी समझ में आने लगेगा। विद दीज वर्ड्स आई क्लोज टुडे सेशन। अगले सेशन में मिलेंगे नए पैसेज के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ, नए वर्ड मीनिंग्स के साथ और नए एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू ऑल।